अब देखो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियर। तो मे बी केमिस्ट्री में आप लोगों का हुआ ही होगा। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल। उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं दिया था, उन्होंने सॉलिड गोल्फ बॉल जैसा बनाया था। एटॉमिक मॉडल मेन शुरुआत हुआ जे थॉमसन से, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। Glass tube, he was performing several experiment with evacuated glass tube, यानी glass tube जिसमें वैक्यूम है। तो वो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस स्टडी कर रहे थे। तो ये है दो टर्मिनल्स, नेगेटिव को जो कनेक्ट किया है वो है कैथोड और पॉजिटिव को जो कनेक्ट किया है वो है, ठीक है, ये ऐसे। तो he was studying discharge of electricity through gases, और वो इसमें से गैस को निकालते जा रहे थे। तो आखिरी में क्या बचा? वैक्यूम। Then he observed that the wall of the glass tube which was coated with zinc sulfide, यानी ये आगे भी आएगा अपने को, it is a fluorescent material, उस पे विजिबल या इनविजिबल कोई भी रेडिएशन गिरे तो वो ग्लो होता। तो उन्होंने देखा कि कैथोड के अपोजिट की वॉल, यानी ये वाली वॉल, इट वाज ग्लोइंग। इसका मतलब कैथोड में से कुछ रेज निकल रहे होंगे, ठीक है। सो ही वाज स्टडीइंग डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, ठीक है। वो दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने ग्लास ट्यूब लिया जिसमें उन्होंने क्या क्रिएट किया, जैसे गैस धीरे धीरे निकाल रहे थे तो अंदर क्या क्रिएट हुआ? वैक्यूम, ठीक है। He observed that, उन्होंने वहां ऑब्जर्व किया कि कैथोड के अपोजिट वाली वॉल जो एनोड के पीछे देखो, इट बिगेन टू ग्लो होने लग गई, ठीक है। अब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि ग्लो हो रही, इसका मतलब कैथोड में से कुछ रेज निकल रहे होंगे। इनिशियली उनको नाम दिया कैथोड रेज। फर्दर स्टडी रिवील्ड दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, फिर उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ग्लास ट्यूब था इवैक्यूएटेड, ही वाज स्टडीइंग डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, ठीक है। तो गैस निकालते जा रहे थे, धीरे धीरे गैस का प्रेशर कम करते जा रहे थे। जब वैक्यूम क्रिएट हो गया, ध्यान रखो, ही फाउंड दैट द वॉल ऑफ द ट्यूब अपोजिट टू कैथोड बिगिन टू ग्लो। ग्लो हो रही मतलब कुछ ना कुछ रेडिएशन निकल रहे होंगे कैथोड में से। इनिशियली नाम दिया गया कैथोड रेज, टेक्स्ट में नहीं है, याद रखना। जब आगे स्टडी किया गया तो इट वाज फाउंड दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, और उनको नाम दिया गया फिर इलेक्ट्रॉन्स। यहां से पता चला कि वो एटम जो डेल्टन ने दिया था कि सॉलिड गोल्फ बॉल जैसा, वैसा नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअल में एटम इज अ न्यूट्रल, तो जब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, इतनी बड़ी नहीं है एटम, पता है ना साइज का, ड्रॉ करना जितना बड़ा बताएंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, दिस स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देख रहे हैं, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया उसके बाद उन्होंने ये मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द स्फीयर व्हिच इज मैसिव स्फीयर इन स्मॉल स्पेस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज। वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। सर्कुलर मोशन नहीं था, एम्बेडेड है बोला है। एम्बेडेड मतलब उस पे चिपके हुए हैं, जैसे प्लम पुडिंग, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। केक के जैसा समझो, जैसे केक है उस पे चेरी चिपकी हुई है, सॉलिड बेस केक का, और उस पे चेरी अपन ने चिपकाया हुआ है, प्लम पुडिंग जैसा बोल सकते हैं। या फिर दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला एटम डिस्ट्रक्टिबल है, यानी उसको सेपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसा था सॉलिड गोल्फ बॉल जैसा। अब इन्होंने थोड़ा सा मॉडल चेंज किया कि उनको पता चला कि हाँ, कैथोड कैसे भी बना होगा, मेटल से बना हुआ, पर एटम तो है, उसमें से क्या इमिट हुए? इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एटम को अपन न्यूट्रल बोल रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होने भी चाहिए। तो उन्होंने दिया कि सॉलिड स्फीयर है
which is positively charged, ठीक है, solid sphere, ये दिख रहा ना, solid sphere which is positively charged and electrons are embedded on it. इसीलिए अब किसी ने पूछा सवाल कि भाई फिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों इमिट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं इमिट हो रहा, तो उन्होंने बोला वो सॉलिड स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं हो रहा, पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं हो रहा बिकॉज इट इज अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड मैसिव स्फीयर इन अ स्मॉल स्पेस, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन खाली एम्बेडेड है उसके ऊपर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बारी कहां से आई, जब उन्होंने ये देखा कि उसमें से एटम में से निगेटिव चार्ज निकले, अब निगेटिव चार्ज निकले मतलब अगर न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज भी होने चाहिए, तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यहाँ कौन से चार्ज होने चाहिए, निगेटिव, तभी वो एटम क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उन्होंने बोला पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर है ये एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर सेम, बट पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में इसलिए वो इमिट नहीं हो रहा, पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं हो रहा कैथोड में से, क्या इमिट कर रहे हैं, जो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन से हो, और एटम अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बिकॉज़ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो वो स्टडी कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गैसेस, ये लिखा हुआ नहीं है पर याद रखना, तो ग्लास ट्यूब लिया व्हिच वाज इवैक्यूएटेड, गैस धीरे धीरे कम करते जा रहे थे तो वैक्यूम क्रिएट हो गया वहां पे, vacuum, he found that the wall opposite to cathode, जो glass tube है, it began to glow, so he concluded that there are some radiations which are emitted from the cathode, और जो उस fluorescent material पे गिर रहे जिसकी वजह से वो glow हो रहा, तो visible invisible कुछ भी रहे तो वो glow होता, ठीक है, तो उन्होंने पहले इनिशियली नाम दिया cathode rays, further study found that they are negatively charged and named as electron, तो ये एटॉमिक मॉडल दिया फिर जे थॉमसन ने, देखो एक बार, ठीक है, तो याद रखना सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं हो रहा, नेगेटिव चार्ज इमिट हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट उस पे एम्बेडेड है, ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज निकल गया तो नेगेटिव चार्ज अलग, और इस पे सॉलिड स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ गया, नेट रिजल्टेंट पॉजिटिव, तो ये क्या बन गए, आयंस, तो उन्होंने आयंस फॉर्मेशन या कंपाउंड जो बनते आयनिक कंपाउंड वो उन्होंने प्रॉपर्ली उसमें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ड्रॉबैक है और उन्होंने ये बराबर एक्सप्लेन किया कि आयंस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो इस बार, तो लास्ट में क्या था, द मॉडल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस बराबर उन्होंने कैसे बन रहे हैं बता दिया, इलेक्ट्रॉन से इमिट कर दिया तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और इस सॉलिड स्फीयर पे नेट रिजल्टेंट कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, आयंस बन गए, आयनिक कंपाउंड बन गए, तो याद रखना उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, सर्कुलर मोशन में नहीं रखे थे इलेक्ट्रॉन, सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इससे पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जस्ट एम्बेडेड है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना, बट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ तो क्या बन गए ये आयंस, ये अलग नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जो सॉलिड स्फीयर था उस पे नेट रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, आयंस बन गए या आयोनिक कंपाउंड बन गया, तो पहले तो ऐसा ही था, सॉलिड स्फीयर प्लम पुडिंग पूरा गोल्फ बॉल जैसे, ये डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे इसका मतलब उनको पॉजिटिव चार्ज भी लेना पड़ा वहां पे, क्यों, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते, ये भी मालूम था पहले कि एटम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसमें, तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, सर्कुलर मोशन में नहीं डाले थे, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है ऐसा बोला, अब सर्कुलर मोशन कहां से शुरू हुए, इसके बाद वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, रुदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, और रुदरफोर्ड के बाद नील्स बोर, तो अपने को दोनों भी है, तो यहाँ से मेन शुरू हुआ समझो जे थॉमसन से, जे थॉमसन ने क्या डिस्कवरी किया है, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे रहता है कैथोड रेज, उसके बाद है रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो आप लोगों को पता होगा रुदरफोर्ड ने
अपना एटॉमिक मॉडल कौन सा एक्सपेरिमेंट से दिया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थ्रू गोल्ड फॉइल, पर वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, उन्होंने खाली उस एक्सपेरिमेंट पर से ऑब्जर्वेशन निकाले थे, तो उनको एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करना था, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अपने कलीग्स को बोला जो उनके साथ काम करते थे, तो वो थे गीगर एंड मार्सडेन। इन दोनों ने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है। और इसके जो ऑब्जर्वेशंस थे उस पर से फिर रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। तो अब बोले रहे ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में याद रखना इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, रुदरफोर्ड ने नहीं, रुदरफोर्ड ने खाली इस एक्सपेरिमेंट से अपने कंक्लूजन लिए या ऑब्जर्वेशन जो आए थे उस पर से अपने कंक्लूजन लिए और फिर अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो इनके कोलीग थे, उन्होंने बोला था उनको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो इट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है इसके अंदर, तो इट इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है आपको पता है, अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस He24। अब दो प्रोटॉन है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसीलिए बोल रहे हैं खाली न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस whose charge is equals to twice the charge on a proton। दो पॉजिटिव चार्ज, दो प्रोटॉन, ठीक है। तो याद रखना अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस He24 प्लस प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसलिए खाली हीलियम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। इस बीम को नैरो बनाना है, तो स्लिट्स में से पास करेंगे, इसे कॉलीमेट करेंगे, तो एक नैरो कॉलीमेटर में से जाएंगे तो एक नैरो बीम मिलेगी। उसके बाद यहां रखी है गोल्ड फॉइल और ये स्क्रीन है, स्क्रीन इज कोटेड विद ZnS। अभी बताया था ना जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, याद रखना उस पे विजिबल या इनविजिबल कोई भी रेडिएशन गिरे तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे समझो, तो अल्फा पार्टिकल रेडिएशन है, तो वो रेडिएशन जब स्क्रीन पे गिरेंगे तो वहां पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब एक छोटा सा ग्लो प्रोड्यूस होगा, जहां पे वो अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक होंगे तो जहां रेडिएशन गिरेंगे वहां जिंक सल्फाइड जो है वो ग्लो होगा, ठीक है, सिंटिलेशन प्रोड्यूस। ZnS ये है अपनी गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल, ये बीम इस पे गिरेंगी और अब यहाँ पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा। अल्फा पार्टिकल छोटे हैं तो जो ग्लो भी रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगेगा, तो माइक्रोस्कोप को पूरे एंगल के इसमें रोटेट कर सकते हैं आप लोग इस पे। तो ये है डिटेक्टर, देख लो ये डिटेक्टर, इसको यहां से आप, यानी माइक्रोस्कोप है तो यहाँ सब स्क्रीन कोटेड है, तो जहां पे भी जाएंगे रेडिएशन तो यहाँ से उसको नोट करते जाएंगे कि कहाँ पे ज्यादा ग्लो मिल रहा है और कहाँ पे कम, यानी यहाँ तक या यहाँ तक कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, तो ऐसे स्कैटर हो गए समझो अल्फा पार्टिकल्स। ये है स्कैटरिंग एंगल थीटा विद द इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ लेना, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन और उसके साथ जो एंगल है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो फिर से देखो ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो सकता, इसको कॉलीमेट किया है, कॉलीमेट मतलब एक स्ट्रेट लाइन या एक नैरो बीम में कन्वर्ट किया है। आगे है ये गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए, वो स्कैटर होंगे एटम से कोलाइड होके, तो ये यहाँ पे स्क्रीन है, ये पूरी कैसे कोटेड है, ZnS जिंक सल्फाइड, यानी जैसे ही वो रेडिएशन गोल्ड फॉइल में से जाने के बाद उस पे गिरेंगे तो वहां प्रोड्यूस होगा ग्लो, दैट इज कॉल्ड सिंटिलेशन। अब पार्टिकल छोटे तो ग्लो भी छोटा रहेगा, तो उसके लिए है डिटेक्टर, डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप व्हिच कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट सिंटिलेशन एंड यू कैन रोटेट इट एनी एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ scattering and it is taken with the
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, उसके साथ एंगल गिनना है थीटा। अब इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया, ईगर मार्सडेन देख लो तो। अब देखो, अच्छा यहाँ कॉलीमीटर कर दिया था, कॉलीमीटर है, ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से कॉलीमेट करेंगे मतलब नैरो बीम में फोकस करेंगे, गोल्ड फॉइल, ठीक है। और ये याद रखना कि ये एक्सपेरिमेंट कैंसल्ड है सिलेबस में, यानी एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आने वाला, पर ये इसलिए लिया क्योंकि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो है उसके बाद वाला, तो ये इसलिए एक्सपेरिमेंट बता दिया, ठीक है। कैंसल्ड पोर्शन भेजा ये, उसमें देख लेना आप, ईगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट कैंसल्ड। तो अब इस पर के ऑब्जर्वेशंस देखो पहले, फिर रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाले वो देखेंगे। देखो सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है, इस पर से क्या कंक्लूजन है कि वो एम्प्टी है, बीच में बहुत सारी जगह है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, वो सब अपन बाद में देखेंगे। ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड ने कंक्लूजन में कन्वर्ट किए, तो अभी अपन खाली ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि क्या देखने को मिला उन लोगों को वहां पे। तो इट वाज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल, वेरी फ्यू वेर स्कैटर्ड विद डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स, बहुत ही कम स्कैटर हुए विद डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। तो ये पहला पॉइंट है, लिखने रहे, याद रखना, देख लो एक बार फिर से। अनडेविएटेड, आप लोगों ने पूरा लिखना है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड एंड वेरी फ्यू वेर स्कैटर्ड विद डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। सेकंड पॉइंट, अबाउट 0.14% जितने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए उसमें से इतने वेर स्कैटर्ड विद एंगल मोर देन 0.1 डिग्री। अच्छा, पुरानी टेक्स्ट बुक में वो 1 डिग्री था और बहुत सारी जगह 1 डिग्री है, पर आपने इसमें 0.1 दिया है, इसलिए अपन 0.1 ही लेंगे, ठीक है। अपन ने पहला पॉइंट क्या बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड, अनडेविएटेड पास हो गया, फ्यू वेयर स्कैटर्ड विद डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। तो नेक्स्ट पॉइंट में वही बोला है कि कितने स्कैटर हुए, 0.14%, यानी बहुत ही कम, 1% नहीं, जितने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए उसमें से 1% भी नहीं, 0.14% वेयर स्कैटर्ड विद एंगल मोर देन 0.1 डिग्री, एंगल मोर देन 0.1 डिग्री, ठीक है। तो इतने, अब उसमें से अलग अलग एंगल होंगे, 0.10 थे समझो स्ट्रेट जो है, और ये 0.1, इससे ज्यादा कितने हैं, खाली 0.14%, ठीक है, 0.14%। अब नेक्स्ट पॉइंट, 1 आउट ऑफ 8000, यानी 8000 अगर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए थे तो उसमें से एक was deviated with angle more than 90 डिग्री, एंगल मोर देन 90 डिग्री, और इससे भी कम वेरी फ्यू वेर डिफ्लेक्टेड या बाउंस्ड बैक, यानी जिनकी डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज हुई, या एंगल बोल सकते हैं was more than 90 डिग्री, यानी बाउंस बैक हो गए, जो न्यूक्लियस को जाके स्ट्राइक हुए होंगे वो वापस आ गए बाउंस बैक रिपल्शन की वजह से। तो ये याद रखना, देख लो एक बार फिर से, एक बार ऑब्जर्वेशन बता। तो बाउंस बैक हो गए मतलब समझो ये न्यूक्लियस होगी गोल्ड फॉइल की या गोल्ड थी, तो ये अल्फा पार्टिकल गया बाउंस होकर वापस आ गया, तो एंगल कितना 180। फिर से सुनना, ऑब्जर्वेशन क्या थे, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल pass through the gold foil undeviated and very few were scattered with different scattering angle। तो अब स्कैटरिंग कैसे हुई वो पता है, जितने इंसिडेंट किए थे उसमें से 0.14% अल्फा पार्टिकल were scattered with angle more than 0.1 डिग्री, यानी ये स्ट्रेट है, ये 0.1 है थोड़ा सा, यानी उसके बाद जो स्कैटर हुए, जितने भी स्कैटर होंगे ये भी, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं, खाली 0.14%, यानी जितने भी अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए होंगे उसमें से सिर्फ 0.14% ही स्कैटर हुए,
with angle more than 0.1 degree, यानी यहीं से आगे स्कैटरिंग एंगल काउंट हो रहा है। नाउ 8000 में से यानी 1 out of 8000 was scattered with angle more than 90 degree, and उससे भी कम very few were scattered with angle 180 degree, यानी they bounced back, जो डायरेक्शन से गए उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। ये ऑब्जर्वेशन है। अब इन ऑब्जर्वेशन पर से रुदरफोर्ड ने क्या अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो देखो। Most of the alpha particle pass through the gold foil. Most of the alpha particle pass through the gold foil undeviated, and very few were scattered with different scattering angle. तो जो भी स्कैटर हुए वो कितने थे? खाली 0.14%। 0.14% alpha particle were scattered with angle more than 0.1 degree। ठीक है, 1 out of 8000 यानी 8000 अगर पार्टिकल इंसिडेंट किए 8000, उसमें से एक वाज स्कैटर्ड विद एंगल मोर देन 90 डिग्री, एंड उससे भी कम वेरी फ्यू वेर डिफ्लेक्टेड विद एन एंगल 180 डिग्री, यानी गए और बाउंस होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। अब इस पर से ऑब्जर्वेशन देखिए, तो ये नोट डाउन करो। आगे चलो, तो याद रखना ये कैंसल्ड है, पर ऑब्जर्वेशन काम आएंगे रुदरफोर्ड के लिए, इसलिए एक्सपेरिमेंट बता दिया, पर बोर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या लिए? ये आगे सोचो, चलो अब देखो आगे। सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि ये जो लार्ज स्कैटरिंग एंगल है वो तभी पॉसिबल है जब अल्फा पार्टिकल, ये है गोल्ड फॉइल की न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट है समझो उसके, तो जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के वहां गए होंगे और रिपेल हुए होंगे, उनका ये एंगल मोर देन 90 डिग्री रहेगा या दे विल ट्रैवल बैक। तो द अल्फा पार्टिकल व्हिच स्ट्राइक्स द न्यूक्लियस आर रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, तो और बहुत ही कम है, इसका मतलब उसकी साइज बहुत कम है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड द लार्ज स्कैटरिंग एंगल इज ओनली पॉसिबल मोर देन 90 डिग्री या रिवर्स बैक। The large scattering angle is only possible when the alpha particles are repelled by massive इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा मास एटम का उसी में concentrated है न्यूक्लियस में, massive positively charged core in a very small space। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन लिखना, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। He named it as a nucleus, उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। ठीक है, फिर से सोचो, लार्ज स्कैटरिंग एंगल अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, लार्ज स्कैटरिंग एंगल इज ओनली पॉसिबल व्हेन द अल्फा पार्टिकल्स आर रिपेल्ड बाय मैसिव पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर इन अ वेरी स्मॉल स्पेस known as nucleus। ठीक है, तो उसमें पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, nucleus, the atom has positively charged core known as nucleus। ठीक है, अब उन्होंने साइज ऑफ एटम वगैरह भी दिया, ये याद रखो, साइज ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम कितनी दिया? 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस की साइज है 10⁻15 मीटर। सो वी कैन से साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻5 टाइम्स द साइज ऑफ एटम, यानी कम है, बहुत कम। तो इसको 10⁻, यहाँ वैल्यू डाल के देख लो, 10⁻5 इंटू 10⁻10, तो 10⁻। ठीक है,
टेक्स्ट बुक में क्या किया है, यहाँ पे 10⁵ लिया है, 10⁵ नहीं 10⁻⁻⁵ चाहिए। तो याद रखना टेक्स्ट बुक में 10⁵ दिया है और वहां चाहिए 10⁻⁵। सॉल्व करके बता ही दिया है, देख लेना। तो याद रखो एटम बड़ा है, -10 है, ये ऐसा मत समझना ये 15 है ये 10 है सर इसको बड़ा क्यों करना, माइनस भी है साथ में, ध्यान रखना। तो एटम की साइज बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस की साइज बहुत कम है। तो फिर से सुनना, स्टार्टिंग में क्या लिखना है, स्टार्टिंग में क्या लिखना है कि लार्ज स्कैटरिंग एंगल इज ओनली पॉसिबल व्हेन अल्फा पार्टिकल आर रिपेल्ड बाय द मैसिव positively charged core in a very small space known as nucleus। तो पहला पॉइंट वही है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोर नोन एज न्यूक्लियस। एटम की साइज है 10⁻10 मीटर और न्यूक्लियस की 10⁻15 मीटर, या फेम्टोमीटर भी लिख सकते हैं, फेम्टो मींस 10⁻15, वो भी लिख सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स को सपोज ऐसे लिया होगा, ये है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अगर स्टेशनरी लेते अपन तो क्या होंगे, वो अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस में जाके कोलाइड हो जाएंगे एंड एटम विल बी अनस्टेबल। इसीलिए उनको सर्कुलर मोशन में लेना जरूरी था तब, ठीक है। क्यों सर्कुलर मोशन में लिया वो समझना, सर्कुलर मोशन में है वो ठीक है, पर उन्होंने क्यों लिया वो देखना कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वो उसमें कोलाइड होंगे और एटम विल बी अनस्टेबल। बट एटम तो स्टेबल है, इसीलिए उन्होंने उसको सर्कुलर मोशन में ले लिया। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus in circular orbit। क्यों necessary है, otherwise the atom will be unstable because electron will collapse into the nucleus। तो ये डालना circular motion। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर मोशन के बाद जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज कोर, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, दे आर इक्वल, thus we can say that atom is electrically neutral। whole mass and positive charge is concentrated at the nucleus। कितना मास, approximately 99.9%। इलेक्ट्रॉन का मास उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो whole mass of the atom, इलेक्ट्रॉन भी आ गया उसमें, whole mass of the atom and positive charge is concentrated at that core nucleus। कितना मास concentrated है, approximately 99.9, यानी पूरा ही मास, whole mass of the atom that is 99.9% is concentrated at the nucleus। तो ये याद, तो ये देख लो एक बार। तो ये हो गए उनके assumptions, सॉरी assumption बोलने से अच्छा बोलेंगे conclusions from Geiger-Marsden experiment। देखिए, so याद रखना, पहले स्टार्टिंग में ऐसे लिखना, the large scattering angle is only possible when the alpha particle is repelled by the positively charged massive core in a very small space known as nucleus। ठीक है, तो उन्होंने पहला पॉइंट यही दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोर है known as nucleus। अच्छा, एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि अल्फा पार्ट, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज क्यों इमिट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ही क्यों इमिट हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में वो इमिट कर सकते हैं और एटम का सबसे मैसिव पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं होंगे। ठीक है ना, एटम की साइज, न्यूक्लियस की साइज अपन ऐसा लिख सकते हैं, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁵ टाइम्स द साइज ऑफ एटम, करके बताया। टेक्स्ट बुक में 10⁻⁵ दिया है तो उसको 10⁻⁻⁵ कर लेना। सर्कुलर मोशन, all the electrons are revolving in circular motion, this is possible, yeah, this is required because if the electrons are stationary, अगर stationary consider करेंगे दूर है पर stationary है समझो, तो क्या होगा, वो उसमें जाके कोलाइड हो जाएगा न्यूक्लियस में अट्रैक्शन की वजह से। अब सर्कुलर मोशन में है तो इट विल नॉट मूव टुवर्ड्स द सेंटर, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहेगा, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, होल मास and positive charge are concentrated at the nucleus। कितना मास, 99.9%। and याद रखो 6 पॉइंट में लिखना, there is large space between which is empty between positively charged nucleus and negatively charged electrons which are revolving around it। इसीलिए most of the alpha particle pass हो गए undeviated। most of the alpha particle कैसे पास हो गए, undeviated। तो याद रखना empty space है between, large empty space between atom, sorry, between nucleus and electrons revolving around it।
तो ये ऑब्जर्वेशन याद रखो, उसके बाद उनका एटॉमिक मॉडल ये बन गया। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है वो ले लेते। फिर ड्रॉबैक को रिमूव किसने किया? नील्स बोर। वो देखिए क्या इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलो। याद रखना, ये लिखना, देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो यहां से पता चल जाता है कि एटम की साइज बहुत ज्यादा है और न्यूक्लियस की साइज बहुत कम है। ये रखना 10⁻⁻10 है, ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और ये साइज बहुत कम है, 10 बताया ना हमने 10⁻⁵ इसके साथ, तो ध्यान रखना। तो लास्ट गैप है, एम्प्टी स्पेस है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड। आगे चलते हैं। अब देखो, अब कुछ रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स भी हैं। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, तो वो देखते हैं। उससे पहले ये याद रखो कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मोशन में है तो इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये अपना हुआ है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल दे आल्सो रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आल्सो रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे सन पे चार्ज पार्टिकल मोशन में, अपने को एनर्जी मिल रही इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हीट एंड लाइट, ठीक है। बट उसमें कंसीडरेशन नहीं आया था कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो एनर्जी इमिट नहीं करता। तब ये मालूम नहीं था, जब रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया तब ये मालूम नहीं था। मैक्सवेल ने ये दे दिया था कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो क्या इमिट करता है? एनर्जी। पर उसमें भी दो कंडीशन है कि अगर वो यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। तो ये तब मालूम नहीं था, सिर्फ इतना ही मालूम था कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उसने एनर्जी इमिट करना चाहिए, और ये किसने दिया था? मैक्सवेल। फिर से सुना, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और मैक्सवेल ने उसमें ये जोड़ा कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो डेफिनेटली वो क्या इमिट करना चाहिए? एनर्जी। पर बाद में कंसीडरेशन में आया कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, नॉन यूनिफॉर्म में है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। बट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। तो ये तब मालूम नहीं था। तो देखो क्वेश्चन सुनना कैसा है। ड्रॉबैक्स है, पहला ड्रॉबैक, अब उन्होंने क्या बोला कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में है? सर्कुलर मोशन है, यानी चार्ज पार्टिकल मोशन में है और एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता, इसलिए उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसने क्या करना चाहिए? इमिट एनर्जी। पर बाद में पता चला कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इसीलिए एनर्जी इमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एक्सेलरेटेड मोशन है यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में है। और अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो तब ये मालूम था कि मैक्सवेल ने दिया था कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो क्या इमिट करेंगे? एनर्जी। अब अगर वो एनर्जी इमिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ने ऐसा पाथ फॉलो करना चाहिए, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होते जा रही, एंड इट शुड फाइनली कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस बाय फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ। अब अगर न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो गया, मतलब एटम इज अनस्टेबल, बट वी नो एटम इज स्टेबल। तो तब ये एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड नहीं दे पाए कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इसीलिए वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। ये बात में रुदरफोर्ड नील्स बोर ने दिया, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया।
According to Maxwell, the particle, charged particle which are is in motion should radiate energy. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, रुदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन। तो सवाल ये आया चार्ज पार्टिकल मोशन में, तो मैक्सवेल ने थ्योरी दिया था कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में तो एनर्जी इमिट करेंगे। अगर वो एनर्जी इमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी कम होते जा रही, तो दे शुड फॉलो स्पाइरल पाथ एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मतलब एटम क्या हो गया, अनस्टेबल, बट वी नो एटम इज स्टेबल। ठीक है। सेकंड ड्रॉबैक कि मान लो स्पाइरल पाथ फॉलो भी हो रही और फिर भी इलेक्ट्रॉन कोलाइड होने के बाद में भी एटम स्टेबल है, ऐसा कंसीडर करो। तो अब ये कोलाइड हो गया, ठीक है। जैसे जैसे स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा रेडियस क्या हो रही, डिक्रीज, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। यानी देख लो, समझ में आ रहा है, रेडियस कम होते जा रहे हैं। देखो L is equals to mvr, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, मास तो फिक्स है, समझ में आ रहा है। रेडियस कम हो रही तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। सो इट शुड इमिट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे अपने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मिला था, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। यानी कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलनी चाहिए, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे। बट इट वाज फाउंड दैट कि एटम इमिट लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब ये आएगा बाद में अपने को, लाइमैन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, पीफर्ट सीरीज है। तो एक पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ या एक पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। यानी उसका ग्राफ ऐसे आएगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ फिक्स। यहां देखो वेवलेंथ फिक्स नहीं है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जैसे था, अपन ने बोला था एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो अगर ये स्पाइरल पाथ फॉलो करता तो रेडियस डिक्रीज हो रही और एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, इंक्रीज। तो उसमें से जो रेडिएशन निकलेंगे दे शुड बी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी हर फ्रीक्वेंसी हर वेवलेंथ होनी चाहिए। बट इट वाज फाउंड दैट एटम इमिट लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम इमिट करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी। इन दोनों ड्रॉबैक्स का एक्सप्लेनेशन या इन दोनों को रिमूव किया नील्स बोर ने, तो वो देखते हैं। ये देखो मेरे ऊपर, याद रखना सबसे पहला ये है कि चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इट शुड रेडिएट एनर्जी। पर तब ये नहीं मालूम था कि यूनिफॉर्म मोशन में है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ये नील्स बोर ने फिर रिमूव किया इसको स्टेबल ऑर्बिट बोल के, ठीक है। नाउ इफ दे रेडिएट एनर्जी दे शुड फॉलो स्पाइरल पाथ एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर वो न्यूक्लियस में जाके कोलाइड हो रहा मींस एटम इज अनस्टेबल, बट वी नो एटम इज स्टेबल। एटम स्टेबल ही दिख रहा ना, एटम इज स्टेबल। तो ये हो गया पहला ड्रॉबैक। दूसरा, मान लो स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा हो, कोलाइड हो रहा है न्यूक्लियस में, फिर भी एटम स्टेबल है सपोज, ठीक है। तो अगर वो स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा है तो रेडियस डिक्रीज हो रही, तो फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, इंक्रीज, रोटेशन फास्ट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही तो वो जो रेडिएशन इमिट करेगा वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। पर लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज जैसे लेजर है या कुछ सिंगल वेवलेंथ भी इमिट होती है, लाइमैन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्टन सीरीज है, तो सिंगल वेवलेंथ या सिंगल पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही वहां पे, तो दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो बट वी नो दैट उस टाइम पता था कि एटम कौन सी स्पेक्ट्रम इमिट करता, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इमिट नहीं करता। तो ये दो ड्रॉबैक थे। देखो तो देखो ये तो हो गए ड्रॉबैक्स रुदरफोर्ड के। अब नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल और उन्होंने ये ड्रॉबैक कैसे रिमूव किए वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले ये छोटा सा एक टॉपिक याद रखना, इसका भी डेरिवेशन ऑफ नील्स बोर में है एक, तो देखेंगे टाइम में। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटम जो इमिट करेंगे रेडिएशन उसका स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। जैसे मेटल को अगर हीट करेंगे, ये अपना हुआ है इसमें फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसके बाद अपन ने लिया था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में ही समझाया था कि जब किसी मेटल को हीट करेंगे तो पहले कैसे दिखेगा, डल रेड, फिर येलोइश ऑरेंज रेड, फिर व्हाइट, फिर और ज्यादा हीट करेंगे तो ब्लू, ठीक है। तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम इमिट कर रहा था, ऐसे बताया कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो व्हेन वी हीट अ मेटल इट इमिट्स कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इट
emits continuous spectrum. ठीक है. Now second, हाइड्रोजन. यानी अगर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बोलो या वो मेटल के लिए भी अप्लाई होगा. मेटल को जब हीट करेंगे तो उसमें से जो रेडिएशन मिलेंगे वो एनर्जी सिंगल वेवलेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ. कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है जब मेटल को हीट करते? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है. लाइन स्पेक्ट्रम हमें पता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा. और अगर इसको प्रिज्म में से पास करेंगे तो वो रेडिएशन जैसे विजिबल लाइट स्प्रेड हो जाती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से. उसी तरह बाकी भी रेडिएशन, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सभी सेपरेट हो जाएंगे. सन से जो रेडिएशन मिलते उसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा. बताया था वाइस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्स T इज कांस्टेंट. जब हाइड्रोजन गैस को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस में थोड़ा सा चेंज मिलेगा. उसमें कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा. उसमें एक सिंगल वेवलेंथ नहीं, अलग-अलग वेवलेंथ इमिट होंगी बट विजिबल रेंज में. देखो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना 410 नैनोमीटर. दूसरी वेवलेंथ है 434, 486 एंड 656 नैनोमीटर. सिर्फ ये वेवलेंथ मिलेगी. तो जब हाइड्रोजन गैस को हीट करेंगे और उसको प्रिज्म में से पास करेंगे वो रेडिएशन को, तो ये वेवलेंथ मिलेगी. ठीक है. बाकी नहीं मिलेगी. कौन से विजिबल रेंज के क्लोज है समझो. 4000 एंगस्ट्रॉम मिनट या 400 नैनोमीटर में बोल सकते हैं. n स्टैंड फॉर 10⁻⁹ ये स्पेक्ट्रम मिले. ठीक है. जब हाइड्रोजन गैस को हीट करेंगे, सबका एक्सप्लेनेशन बाद में है. इसका पहले ही हो चुका है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के टाइम कि मेटल कैसे बिहेव करेगा. हाइड्रोजन गैस का नहीं है अपने को, बट तीसरा जो ले रहे वो है हाइड्रोजन के लिए. ये हुआ होगा शायद केमिस्ट्री में. और ये आगे है अपने को लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टियन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज. तो ये सब सीरीज है. इनमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है. कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम. जो अपन ने बोला था लाइन स्पेक्ट्रम मिलता वो है. और फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे बाद में. 1/λ = r, रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/m या सिंबल देखेंगे n² - 1/m². तो m इज द आउटर ऑर्बिट और n इज द इनर ऑर्बिट. तो ये बाद में है. ये कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ शॉर्ट में याद रखना कि ये तीनों जो स्पेक्ट्रम है रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए. रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए. नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया ये वाला. इनका फॉर्मूला भी है बाद में अपने को. तो ये फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है. ऐसे ये याद रखना ये कौन से स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम. में भी केमिस्ट्री में हुआ होगा. अभी अपने को आगे ये डिटेल में है. तो ये समझने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना याद रखना एटॉमिक स्पेक्ट्रम है. जब मेटल को हीट करेंगे तो वो जो एनर्जी इमिट करेगा आप उसको अगर प्लॉट करेंगे तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा. या प्रिज्म में से पास करेंगे तो अपने को सेपरेट मिलेंगे. यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन सभी मिलेंगे. कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम. जब हाइड्रोजन गैस को हीट करेंगे और उसके रेडिएशन जब प्रिज्म में से पास करेंगे तो मेटल के जैसा नहीं मिलेगा. वहां पे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही इमिट हुई. कौन सी 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर, यानी विजिबल रेंज में. ठीक है. ये एक अलग इफेक्ट है. नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन में गैस को हीट किया है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज होता है. इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है. ये बाद में डिटेल में है. ठीक है. तो इसमें है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज. तो ये सब लाइन स्पेक्ट्रम है. एक पर्टिकुलर फिक्स वेवलेंथ या फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेंगी इस फॉर्मूले से. 1/λ = r, 1/n² - 1/m², where n is the outer orbit and n is the inner orbit. तो इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा तब वो एनर्जी इमिट करेगा. सर्कुलर मोशन में है, एनर्जी इमिट नहीं करेगा. बट जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा, जैसे अपन ने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आउटर ऑर्बिट में चला गया, बट जब वो वापस इनर ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा. तो वो सीरीज को नाम दिए. ये अपने को बाद में डिटेल में है. अभी तो फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि ये तीन फिनोमिनन भी
रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर ड्रॉबैक में वही दो लिखना जो पहले बताए थे, ये जस्ट टेक्स्ट बुक में है करके अपने लिया है, ड्रॉबैक में ये लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉबैक खाली वो दो लिखना जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम में याद रखना खाली, ठीक है। तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं, ये तो है ही पूरा अपने, ये पूरा है अपने को, ये तो मेटल का पिछले इसमें हुआ है समझा। ये अगर हो सके तो 2-3 वेवलेंथ लर्न कर लेना। तो जब हाइड्रोजन गैस को हीट करेंगे और उसमें से जो रेडिएशन निकलेंगे वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के रहेंगे। बाकी वेवलेंथ, इनके बीच में के बाकी वेवलेंथ नहीं मिलेंगे वहां पे। हाँ, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट या कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा तो ये सारे सीरीज वो इमिट कर सकता है। तो यहाँ पे बाकी भी वेवलेंथ है, यूवी रेज भी है, ये विजिबल रेज में आता, और उसके बाद इंफ्रारेड रेज और हायर वेवलेंथ भी आएंगे उसमें। तो ये अपने को पूरा डिटेल में है बात। तो सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो 3 फिनोमिनन ऑब्जर्व किए थे वहां पे वो रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नील्स बोर ने ये एक्सप्लेन किया है। और इसका फॉर्मूला भी अपने को डिराइव करना है, तो इसमें ज्यादा झंझट में मत पड़ना। ये मेटल का पहले भी हुआ, ये सिर्फ 2-3 वेवलेंथ अगर याद हो सके तो कर लेना, मे बी आएंगी नहीं ये भी, और ये तो है ही अपने को पूरा डिटेल। तो ये भी है, नील्स बोर ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, अपने को ये फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल और आगे के इक्वेशंस शुरू करेंगे फिर। तो ये देख लेना नेक्स्ट